हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की प्रैक्टिस सेट में। अगले सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक कर लिया था 77 तक। यहाँ से हम लोग 78 से स्टार्ट करेंगे। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से और है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपके लिए मैंने अलग प्रैक्टिस सेट बना रखी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाला अलग है, बाईलिंगुअल लैंग्वेज मैंने नहीं किया है। आप लोगों की ऑन डिमांड थी अलग अलग। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको अलग चाहिए थी। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा ग्रुप आपके लिए DRDO MTS एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। 3 संख्याएं 1, 5 और 9 के अनुपात में हैं। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 100 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। आपको जब भी रेशियो देना है, इसको आप क्या करिए, एक मल्टीप्लायर के रूप में लिख लीजिए, कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मान लीजिए संख्याएं हमारी क्या क्या हैं। ए मान लीजिए, 5A ले लीजिए और 9A ले लीजिए। ए का मतलब है 1 इंटू ए, तो एक ए लिखिए, चाहे आप खाली ए लिखिए। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, 1A, 5A और 9A। ओके, यानी इनका वापस आप रेशियो लेंगे तो ए आपका हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फिर से 1:5:9 रेशियो मिल जाएगा। या फिर इसको आप 1x, 5x या 9x कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई सभी में, कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई सभी में कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रूल है रेशियो को लिखने का। सबसे पहले अब देखो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, सबसे छोटी संख्या ये होगी और सबसे बड़ी संख्या ये होगी। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10A हो जाएगा। ये किसके बराबर है, दूसरी संख्या मतलब 5A प्लस 100 के योग के बराबर है, 100 के योग के बराबर है। पहले और तीसरी संख्या का योग जो है दूसरी संख्या प्लस 100 के योग के बराबर है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप इधर लेकर के आएंगे तो 10A में से 5A माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 5A और यहाँ पर है 100, तो A कितना हो जाएगा आपका 20, सीधे सीधे 20-2500। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमने क्या ले रखा है 1A, तो 1 इंटू 20 कर दीजिए, कितना हो गया 20। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। P और Q का औसत भार 32 kg है, QR का औसत भार 43 kg है, PR का औसत भार 51 kg है। PQR का औसत भार किलोग्राम में कितना होगा, आपको ये बताना है। देखो, जब भी आपको औसत भार दे रखा हो ऐसे ना, आप क्या करिए, पहले टोटल योग या सम निकाल लीजिए। जैसे P और Q का औसत भार कितना है, 32 kg है ना, तो औसत भार कैसे निकालेंगे, P का भार प्लस Q का भार, और इसमें हमने 2 से डिवाइड किया होगा क्योंकि 2 यहाँ पर हैं भार, और ये बराबर हमारा 32 हो गया। तो यहाँ से P प्लस Q का सम कितना आ जाएगा, 32 दूना 64 kg। इसी तरह से आप Q प्लस R निकाल लीजिए, तो Q प्लस R कितना हो जाएगा, चूँकि Q प्लस R का औसत है 43 kg, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौके 8। इसी तरह से आप P प्लस R का निकाल लीजिए, सम कितना आएगा 102 kg। ठीक है, अब हमें चाहिए PQR का औसत भार। PQR का औसत भार मतलब हो गया P प्लस Q प्लस R और इस पूरे की डिवाइड 3, ये हमें निकालना है फाइनली। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर लेते हैं सभी को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2P है, 2P है, 2Q है, 2R है। इसका मतलब 2 हम यहाँ ब्रैकेट में ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर P प्लस Q प्लस R, और इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 4 10, 2 12 हो गया, और 8 6 14, 1 15 हो गया, और यहाँ पर 1 है तो कैरी मिल के यहाँ पर 2 हो जाएगा, 252 हो गया।
इस P का उधर लेके जाएंगे तो 252 में डिवाइड हो जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 1 5, 2 छक्का 12। अब हमें यहाँ पर चाहिए P Q और R का औसत बाहर निकालना है। हमें P प्लस Q प्लस R मिल गया, तो क्या करेंगे, ये हमारा औसत बाहर होगा P Q R का, इसमें हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 kg। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 42 kg, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन इसी तरह करना होता है और इससे अच्छा मेथड इसके लिए नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 50 रुपये कम है तो लाभ 10% है, तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। देखो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 50 रुपये कम है और लाभ कितना होता है 10%। आप यहाँ पर मान लो कि हमारा जो क्रय मूल्य कितना है 100% है, हमने आपको ऐसे ही बता रखा है। लाभ है 10%, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हमें 10% का बेनिफिट होगा। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य को हम 100% ले लेते हैं, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा क्योंकि 10% का हमें लाभ यहाँ पर मिल रहा है। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 50 रुपये कम है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 110% माइनस 100%, ये कितने के बराबर है, 50 रुपये के बराबर है। ये माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 10%, तो यहाँ पर 10% कितना हो गया, 50 रुपये के बराबर हो गया। मुझे लग रहा है बिल्कुल आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पर बताना है विक्रय मूल्य रुपए में कितना होगा, तो विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 110% के बराबर है, तो हमें 10% मिल गया यहाँ से 50 रुपये के बराबर, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 50 में 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 आ गया, 5 रुपया। और हमें चाहिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, 110%, तो 110% कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, इस 5 में क्या करेंगे हम 110 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 550 रुपये, ठीक। यहाँ पर हमारा थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना आपको है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 50 रुपये का डिफरेंस है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है 10%, तो आप क्रय मूल्य को 100 लेकर के विक्रय मूल्य 10% बढ़ा करके 110% ले लेंगे। फिर इनका डिफरेंस चूँकि दिया हुआ है 50 रुपये, तो माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 10% आ जाएगा, ये बराबर होगा 50 रुपये के। जब हमें 10% पता चल गया 50 रुपये के बराबर है, तो विक्रय मूल्य हमारे कितने के बराबर है। अगर यहीं से क्रय मूल्य पूछता तो हम लोग 100% निकाल लेते, विक्रय मूल्य पूछा है तो हम लोग 110% निकाल लेंगे, तो ये फाइनली कितना आ गया 550 रुपये। क्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 500 आ जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, 550। नेक्स्ट देखो आप, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो लाभ जो है विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है, मतलब विक्रय मूल्य का आप 1/9 कर दीजिए, ये हमारा लाभ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यही ना। लाभ जो है विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है, तो यहाँ से पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, अब यहाँ पर क्या करते हैं ना हम लोग, विक्रय मूल्य को आप कोई एक राशि मान लीजिए, सपोज दैट x रुपये, तो लाभ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x/9 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो लाभ प्रतिशत निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत, हम कैसे करते हैं लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, यानी जो लाभ का अंतर डिफरेंस है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना, विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है। फिर नीचे क्या करते हैं हम लोग हैं,
क्रय मूल्य से भाग देते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जो हमारा विक्रय मूल्य है उसमें से हम लाभ को माइनस कर देंगे, क्योंकि लाभ हुआ तभी तो क्रय मूल्य और लाभ मिलकर के विक्रय मूल्य बना होगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर दिया और यहाँ पर 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ऊपर हमारा लाभ हो गया, नीचे हमारा क्रय मूल्य और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, इसी को सॉल्व करना है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, x/9 हो गया। ये कितना हो जाएगा 8x/9। इसको ऊपर लेके आइए तो उल्टा होके मतलब इन्वर्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये ट्रिक आप सभी को पता होगा। x से कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट, 100 में हमें 8 से डिवाइड करना है। तो कर लीजिए यहाँ पर 8 × 8 हो गया, 2 बचा, 8 दूनी 16, 5 8 बचे 40, 12.5%, 12.5%, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आपको धैर्यपूर्वक पेशेंस रख कर करना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। जैसे लाभ कैसे आता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का डिफरेंस, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि होगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप, एक घड़ी की कीमत प्रतिवर्ष 25% से बढ़ती है। यदि वर्तमान कीमत 7,500 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले कीमत क्या थी? कैसे करेंगे इसको हम लोग? आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि 2 वर्ष पहले कीमत इसका कुछ भी आप मान लीजिए, पी मान लीजिए, हम पी ही मान लेते हैं, प्राइमरी अमाउंट, ठीक है। तो ये 2 वर्ष पहले की कीमत हो गया प्राइमरी अमाउंट। फिर इसमें क्या हुआ, घड़ी की जो कीमत है प्रति वर्ष 25%, जो दर दिया हुआ है आपको 25% दिया हुआ है, या तो डायरेक्टली आप 25% दर है ना 100 में ऐड करके हम 125/100 कर लेते हैं, या फिर अगर आपको ना समझ में आए तो आप फार्मूला जानते हैं आप सभी लोग, 1/r/100 होता है। दर यहाँ पर कितना है 25 हो गया, 25/500 हो गया, और 2 वर्ष तक ये बढ़ा है। 2 वर्ष तक कीमत बढ़ने के बाद ये कीमत कितना हो गया, 7,500 रुपये हो गया। सभी को समझ में आ गया? ये 2 वर्ष की बाद की कीमत है। मान लिया हमने 2 वर्ष पहले की जो कीमत है पी है, 25% की रेट से बढ़ रहा है, 2 साल के लिए बढ़ोतरी हो रही है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 7,500 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा पी, ये आपका हो जाएगा 125/100, 2 बार है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 125, 2 घात है तो इसको हम 2 बार आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये चीज़ हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका 25/2500, 25 चौकी 100, फिर 25/2500, फिर 25 चौकी 100, यहाँ तक ठीक है। हमें यहाँ से निकालना है पी की वैल्यू, तो हम पी यहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसे। यहाँ पे 7,500 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, नीचे डिवाइड में है ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 5 और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है पी के साथ में, दूसरी तरफ इनको ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5 × 25, 25 से कर लेते हैं डायरेक्टली डिवाइड, तो ये हो जाएगा 25 से यहाँ 75, 300 हो गया। ये 4 चौके 16 आएगा, और 16 से यहाँ 48, डबल जीरो यहाँ पर है, इसको भी आप लिख लीजिए 4800 रुपये। ये हमारा 2 साल पहले कीमत रहा होगा। बाद में 25% की दर से घड़ी की कीमत बढ़ती है, तो उसका जो है 2 वर्ष के बाद कीमत कितना हो गया 7,500 रुपये। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, यदि P 480 से 15% अधिक है तो P का मान क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, शायद इससे आसान क्वेश्चन ना मिले। इनको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, आप ये देखो 480 रुपये है आपके पास, ठीक। P जो है 480 से 15% अधिक है, मतलब 100% आप एक ले लीजिए, जो पहले रहा होगा उसका वैल्यू मान लीजिए आप 100%, और इसको आप क्या करेंगे 15% अधिक कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा P बराबर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को? ऐसे देखो आप, P को मान लो आप 100% है, तो P × 100% हो गया, और ये जो है 480 के, मतलब P जो है इसका 100% जो है 480 से 115%
का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा कैसे। अब यहाँ पर देखो P, यहाँ पर देखो 480 है, ये 100% है, ये आपका 115% है, इससे 15% ज़्यादा नहीं है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन इसी तरह से करने होते हैं, या फिर आप उस तरह से निकालना चाहें 480 से 15% अधिक है। दूसरा मेथड भी इसका है, कैसे करेंगे आप, 15% अधिक है ना, तो आप क्या करिए 480 का पहले आप 15% निकालेंगे, जितना आएगा उसको फिर आप 480 में ऐड कर दीजिए, ऐसे भी आपका P का मान आ जाएगा। ये लॉन्ग ट्रिक है, सभी लोग इसी तरह से करते हैं। आपको कैसे करना है, 480 हो गया ना, जितना प्रतिशत अधिक बोला है ना 115 है ना, 115/100 कर दीजिए, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 552 रुपये। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने 2 मेथड बताया आपको, जिससे भी अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखो, एक रेलगाड़ी है 600 मीटर तथा 300 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 120 सेकंड और 80 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो लंबाई मीटर में है L मीटर है। ओके, देखो जब उसने 600 मीटर वाला पुल पार किया होगा या फिर 300 मीटर वाला, तो उस पुल में, उस लंबाई में रेलगाड़ी की खुद की भी लंबाई रही होगी। इसके अलावा रेलगाड़ी की कोई एक चाल होगी। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो चाल है, स्पीड है v मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, समय दिया हुआ है सेकंड में, तो हम क्या करते हैं स्पीड को मान लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 600 मीटर पुल के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये फार्मूला आप सभी को पता होगा। तो रेलगाड़ी एक ही है तो चाल तो बराबर ही होगी दोनों के लिए। तो पहले केस में भी बराबर हो जाएगा 600 मीटर जो पुल की लंबाई है प्लस उसमें रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, और यहाँ पर समय कितना लगा 120 सेकेंड। सेकेंड केस देखो आप, वहाँ पर भी स्पीड भी ही होगा, तो भी बराबर हो जाएगा। अब कितना है पुल लंबा 300 मीटर है, उसमें आप रेलवे की लंबाई जोड़ दो, समय कितना लगा यहाँ पर पार करने में 300 मीटर पुल को, प्लस उसको खुद की लंबाई भी पार करनी होती है रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी के केस में यही आपको ध्यान देना होता है कि रेलगाड़ी को अपनी लंबाई भी ट्रेवल करनी होती है। ठीक, ये भी है, ये भी आपका है, तो इन दोनों को आप बराबर कर लीजिए। मतलब 600 हो गया प्लस L अपान 120 हो गया, यहाँ पे 300 हो गया प्लस L अपान 80 हो गया, तो 20 का 80 हो गया, 20 छक्का 120, थोड़ा और कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तीन 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 का इसमें हो जाएगा, 2 का इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 दूनी 12 हो गया, 1200 प्लस L इज इक्वल टू 3 का करेंगे 300 प्लस L में तो हो जाएगा 900 प्लस 3L, कुछ छूट गया ना, यहाँ पर 2 भी रहेगा, तो 2L को लेके आते हैं 3L की तरफ, तो बचेगा केवल L जो कि माइनस हो जाएगा, और 900 को ले जाते हैं उस तरफ, तो 1200 में से 900 माइनस होगा तो कितना बचेगा 300। ये हो गया हमारा रेलगाड़ी की लंबाई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 300 मीटर। आई होप दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आप लोग खुद से भी किया करिए हमारे साथ साथ। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप रमन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर वापस आता है, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। जब भी आपको एक समान दूरी को ही 2 अलग अलग गति से तय करना होता है, जाना हो गया आना हो गया, उस केस में जब भी आपको औसत गति पूछा जाए क्या करेंगे आप, 2 इंटू पहले वाली जो स्पीड है 40 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी वाली स्पीड से, और नीचे इन्हीं दोनों का सम कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। मतलब मान लीजिए एक स्पीड है ए से गया और बी से वापस आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो या फिर मीटर पर सेकंड, जो भी स्पीड दिया हो आपका एवरेज स्पीड भी उसी यूनिट में आएगा। क्या करेंगे 2AB औसत स्पीड के लिए 2AB अपान A प्लस बी। ठीक है,
और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करने पे आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये 100 हो जाएगा और 100 में 2 जीरो होते हैं, दोनों कैंसिल आउट, 6 6 को 24 गुना 48, ठीक। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो, एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया, वह 6 वर्षों में 3096 रुपये तथा 9 वर्षों में 3744 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी? ध्यान से देखिए आप सभी लोग, 6 वर्षों में 3096 रुपये हुआ, एक ब्याज की दर है, उसके रेट से ये धन आपका बढ़ रहा है। तो 6 वर्षों में 3096 और 9 वर्षों में 3744 रुपये हो गया। इसका मतलब हो गया 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष के बीच में, मतलब 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए, इनका डिफरेंस ले लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 648 रुपये। समझ में आया आपको ना? क्योंकि ये क्या आपका है, साधारण ब्याज है, ठीक है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिल गया, 648 रुपये। अच्छा, आप मुझे यहाँ से बता सकते हैं 1 वर्ष का कितना होगा साधारण ब्याज? मुझे लग रहा है आप सभी लोग बता लेंगे बिल्कुल आसानी से। 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया और 16 3 48, 216 रुपये, ठीक है। देखो, इसको करने के कई मेथड है, आपको बताना है ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा 1 वर्ष का हुआ साधारण ब्याज। तो हम क्या करते हैं, या तो 6 वर्ष का निकाल लीजिए आप साधारण ब्याज, या फिर आप 9 वर्ष का निकाल लीजिए। मान लिया हमने यहाँ पर 9 वर्ष का साधारण ब्याज कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा 1 वर्ष का हो गया साधारण ब्याज, इसे हम क्या करेंगे, 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1944 रुपये। समझ में आया आप सभी को? आप 6 वर्ष का भी निकाल सकते हो या फिर 9 वर्ष का निकाल लो। अगर आपने 6 वर्ष का निकाला तो 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा, 6 वर्ष के बाद जितनी राशि हो जाती है उसमें से ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। या फिर 9 वर्ष का आपने निकाला यहाँ पर साधारण ब्याज, और जो 9 वर्ष के बाद ये राशि हो जा रही कितनी, 3744 रुपये, इसमें से आप 9 वर्ष के साधारण ब्याज को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये फाइनली हमारा 1800 रुपये, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। समझ आया आप सभी को? या तो आप 6 वर्ष का निकाल लीजिए, यहीं से आप 6 4 का 36 हो गया, 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12, ये हो गया हमारा 6 वर्ष का ब्याज। इसको आप 3096 में से माइनस कर लीजिए, क्योंकि 6 वर्ष के बाद टोटल राशि कितनी हो रही है, 3096, इसमें ब्याज भी शामिल है, ब्याज को माइनस कर देंगे तो यहाँ से भी आपको मूलधन कितना मिल जाएगा, 1800 रुपये। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पर ब्याज की दर प्रतिशत में बताना है। तो ब्याज की दर प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, हमें यहाँ पर मूलधन मिल गया ना 1800 रुपये, बाकी मैं पूरा यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। मूलधन कितना मिल गया हमें, 1800 रुपये, और साधारण ब्याज का फार्मूला कितना होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और इसकी अपान 100। अगर हम लोग यहाँ पर 9 वर्ष से करते हैं तो 9 वर्ष के लिए हमने कितना निकाला था साधारण ब्याज, 1944 रुपये निकाला था, फिर कितना हो गया 1800, आर में निकालना है, समय कितना है 9 वर्ष, और नीचे कितना हो जाएगा 100। इसको आप 6 वर्ष वाले से भी कर सकते हो, तो यहाँ पे 6 वर्ष का साधारण ब्याज लिखना होगा, यहाँ पर 6 लिखना होगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रेट कितना, आर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12%। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कितना हो गया, 12%, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो आगे यहाँ पर नीचे दिए गए एक दंड चित्र में एक विद्यालय में वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक के छात्रों की संख्या दी गई है। यहाँ पर 00 आगे मान करके चलना है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा टेबल। यहाँ पर ये हमारा वर्ष हो गया यहाँ पर, और इसमें हमारी छात्रों की संख्या है। जैसे यहाँ पर 10 है ना, तो इसमें आप 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, मतलब 1000 हो गया। ये 1200, 1400, 1500, 1600 इस तरह से है।
तो वर्ष 2000 से, ये आप समझे ना इसका मतलब, ठीक है। वर्ष 2000 से वर्ष 2002 तक छात्रों की औसतन संख्या कितनी है? 2000 से हमें 2002 तक निकालना है। ध्यान से देखो आप लोग, 2000 से 2002 तक मतलब 3 हो गया, इसमें 10 का मतलब हो गया 1000, ये 1200, ये 1400। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप ऐड करके देखो, 12, 14, 26 और ये 3600 हो गया। और हमें औसत चाहिए ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 1200। ये हमारा पहले वाले के लिए आंसर हो गया 87 का। ठीक, 88 में क्या पूछ रहा है, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2003 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? और भी आसान क्वेश्चन है। 2002 और 2003 में छात्रों की कुल संख्या पूछा है, ये 1400, ये 1500, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मिला करके 2900, 2900। यहाँ पे औसत नहीं पूछा है, केवल कुल छात्रों की संख्या पूछा है, तो हमारा हो जाएगा आंसर 2900। तीसरा देखो आप 89, वर्ष 2004 तथा वर्ष 2000 के बीच छात्रों की कुल संख्या में कितना अंतर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 2004 और 2004 में कितने छात्र यहाँ पर है 1600, और 2000 में कितने छात्र थे 1000, इनका डिफरेंस कितना हो गया 600। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 600, तीसरा वाला हो जाएगा सही आंसर। 90 देखो आप लोग, 2003 के छात्रों का कितना प्रतिशत 2000 के छात्रों से अधिक है? 2003 के छात्रों का कितना प्रतिशत 2000 के छात्रों से अधिक है? देखो 2003 में कितने छात्र हैं, यहाँ पर है 1500 हो गए, और 2000 में कितने छात्र हैं 1000 हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि 2003 में जो छात्रों की संख्या है ये कितना प्रतिशत अधिक है 2000, वर्ष 2000 में जो छात्रों की संख्या है उससे, मतलब इसके सापेक्ष निकालना है, ये कितना ज़्यादा है प्रतिशत में। पहले हम अंकों में निकाल लेते हैं, तो 500 ज़्यादा है, फिर निकालना है प्रतिशत में, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद किसके सापेक्ष निकालना है, इसके सापेक्ष निकालना है और इसके लिए निकालना है। तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। 1000 हो गया, यहाँ पे 100 से करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 50% ज़्यादा है, ठीक है। वर्ष 2003 में छात्रों की संख्या वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या से 50% ज़्यादा होगा, तो 90 का हमारा राइट आंसर हो गया 50%, ठीक है। ये हमारा 87 से 90 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ टेबल से। फिर देखो 91, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? मान लो आप तीसरी संख्या कितनी है, x है, ठीक है, क्योंकि जो बाकी की दो संख्याएं हैं इसी तीसरी संख्या से 20% और 80% अधिक है, ठीक। या तो आप ऐसे कर लो, इसको आप डायरेक्टली लिख लो 100%, क्वेश्चन हमारा 10 सेकंड में हो जाएगा। इसको हमने 100% लिख लिया। अब देखो बाकी की जो दो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 120 डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, और ये हो जाएगा 180, क्योंकि इससे जो है प्रतिशत में अधिक है ना, तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, 100 में 20 ऐड कर लेंगे, 100 में 80 ऐड कर लेंगे, ठीक। ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। अब पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 120 जो है 180 का कितना प्रतिशत है? तो 120 का निकालना है प्रतिशत 180 के सापेक्ष, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो, या फिर ये डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर दो, आप इस जीरो को आप छोड़ दो ऐसे ही। ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12, और नीचे कितना 3 छक्के 18, फिर 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो ऊपर कितना आ गया फाइनली यहाँ पर 200 हो गया, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई 2 में, और नीचे हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, ये करेंगे तो 66.66, इसी तरह से आगे आता जाएगा। तीसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 66.66, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप उस संख्या को मान लीजिए x, तीसरी संख्या को
फिर वहाँ पर आप दोनों संख्याएं निकाल लीजिए 20% और 80% अधिक करते हुए। ठीक है, तो पहली संख्या हो जाएगा 1.2x, दूसरी संख्या हो जाएगा 1.8x। ठीक, फिर वहाँ से भी करेंगे आप लोग, 1.2x हो गया, इसका निकालना है प्रतिशत, कितना प्रतिशत है ये 1.8x का, और यहाँ पर 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। तीसरी संख्या आपने x माना, इससे कितना अधिक है, 20% अधिक है ना, तो हम कैसे करते हैं, x गुणे 120/500, ऐसे ही तो करते हैं ना। 20% अधिक है यानी x को आप 100 मान लीजिए और इससे 20% अधिक निकालना है, तो पहले 1 के लिए निकालेंगे तो x/100 कर देंगे 1% के लिए, फिर 120% चूँकि 20% ज़्यादा है। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, x का आप निकालिए 20%, कितना आएगा 0.2x आएगा, और इसको फिर आप x में ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.2x, इसी तरह से 1.8x, और उसके बाद जो है 1.2x/1.8x × 100, जैसे मन करे आप वैसे कर लेना। और जो सबसे आसान मेथड है मैंने आपको बिल्कुल पहला वाला मेथड बताया। आगे देखो आप, यदि x रेशियो y रेशियो z 3, 5, 8 है, तो 9y - 2x + z = 141 हो, तो y का मान क्या होगा। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको रेशियो दो ना, इसको आप तुरंत एक कांस्टेंट के टर्म में, एक वेरिएबल के टर्म में लिख लो, एक फैक्टर के मल्टीप्लाई करके। तो मान लीजिए हमारी तीनों संख्या कितनी है, यहाँ पे x y z है ना, हम यहाँ पे a ले लेते हैं वेरिएबल चर राशि। पहली संख्या मान लो आप, जो x है 3a हो गया, y का मान 5a हो गया, और z का मान 8a हो गया। ध्यान दीजिएगा ये तीनों ही फैक्टर में सेम लेना होता है, क्योंकि बाद में अगर आप रेशियो निकालना होगा तो देखो रेशियो में ए हर जगह से कैंसिल आउट होकर वापस से 3:5:8 मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास तीनों संख्याएं आ गई इस तरह से, पहले रेशियो में था, अभी पूरी संख्या आ गई हमारे पास। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। 9y का मतलब हो गया, एक y कितना है, 5a के बराबर है, तो 9y कितना हो जाएगा 45a, 9×5=45। फिर माइनस है 2x, x कितना है 3a, तो 2x कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। फिर इसमें है प्लस z कितना है 8a है, और ये ऐड करने पे कितना आएगा 141 आएगा। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 45 + 8 कितना हो जाएगा 45, 8 53, और 53 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47 ना, तो 47 हो गया यहाँ पर a, और यहाँ पर 141 हो गया। a कितना हो जाएगा 141 में 47 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा 3 आएगा। हमसे यहाँ पर पूछा है y का मान, तो y का मान कितना यहाँ पर है 5a है, तो मतलब 5 नहीं है 15 हो गया है, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखो, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, एक आपका न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, ये अक्सर लोग गलत कर देते हैं। हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, अभाज्य संख्याएं 2 से, तो 2 करेंगे, इसके बाद फिर +3 करेंगे। औसत निकालना है तो पहले हम 11 अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं शुरू से, क्रम से सीक्वेंस में। +5 हो गया, +7 हो गया, +11 हो गया, +13 हो गया, +17 हो गया, +19 हो गया, +23 हो गया, +29 हो गया, +31 हो गया, +37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया। सॉरी हमें कितना लेना है यहाँ पे, 11 ही लेना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से मैं इसको आगे ये नहीं लेना था, गलती से ये लिखा गया। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक लेना है 31 तक, और इस पूरे के सम में हमें डिवाइड कर देना है 11 से। कुल 11 संख्याओं का योग, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का योग, और इसमें हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको करके देख लीजिएगा, ये हमारा आ जाएगा सब ऐड करने पे 160। मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर से कर लिया, आप लोग कॉपी पे करेंगे, हमें एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होगा। तो ये आएगा 11 × 11, फिर 5, 11 × 44, फिर 16, ये आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे 5, 14.54, थर्ड वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, 9,500 रुपये की एक राशि है 4.5%
प्रतिवर्ष की दर से कितने समय या वर्षों में, मतलब समय जो वर्षों में दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर 17,622.5 रुपये हो जाएगी। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं। अब ध्यान से देखो आप लोग, 9,500 रुपये है, 4.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज इस पर लग रहा है, और टोटल ब्याज मिला करके राशि कितनी हो गई अब 17,622.5 रुपीज़। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज यानी टोटल ब्याज कितना ऐड होगा। ये हमारा मूलधन था, और कुछ वर्षों के बाद 4.5% ब्याज हर वर्ष की दर से लग रहा है साधारण ब्याज। तो कितने साल तक ये ब्याज लगा होगा लगातार कि ये पैसा जो है कुल मिलाकर के इतना हो गया। पहले इसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा 17,622.5 माइनस 9,500, ये हमारा आ जाएगा 8,122.5 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया, टोटल जो है सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब जितने भी वर्षों तक ब्याज लगा हमें वही निकालना है, ठीक। ये हमारा कुल ब्याज हो गया, टोटल हमारा साधारण ब्याज हो गया 8,122.5। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT और इसके ऊपर 100। सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना निकाला यहाँ पर अभी 8,122.5। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी से कि वीडियो को पूरा जरूर देख लिया करिए, जितने भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बताए जाते हैं। 8,122.5 हो गया, और ये बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है, P कितना है, प्राइमरी अमाउंट 9,500, R दिया हुआ है 4.5%, समय निकालना है हमें, और पूरे के ऊपर 100। तो यहाँ पे हो जाएगा T इक्वल टू 8,122.5, और यहाँ पे 100 से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और नीचे क्या हो जाएगा 9,500 अपॉन 4.5। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 19 वर्ष, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला 19 वर्ष। 95 देखो आप, एक वस्तु है 169 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कैसे करना है, आपको ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आप मान लो कि हमारा क्रय मूल्य जो है 100% है के बराबर है, तो पहली सिचुएशन में उसको 30% लाभ होता है, तो मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 130% हो गया। समझ में आया ना आपको। और ये जो 130% है किसके बराबर है 169 के बराबर है, 169 रुपये के बराबर है। फिर वो पूछ रहा है कि अब जो है लाभ हमें 40% करना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 140। हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ देते हैं ना डायरेक्टली। अगर हमने क्रय मूल्य प्रतिशत में लिया है तो यहाँ पर भी हम प्रतिशत डायरेक्टली इसमें जोड़ सकते हैं। रुपए में दिया होगा तो उसमें हम प्रतिशत नहीं जोड़ पाएंगे, ये आप याद रखिएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्रय मूल्य को 100% के रूप में ले लिया। अब देखो यहाँ पर 130% बराबर 169 के 1% कितने के बराबर हो जाएगा 169 में हम 130 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली 140% ये कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, तो 169 ये 1% के बराबर है इतना रुपया। तो इसमें हम क्या करेंगे 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे 140% से, ठीक है। तो ये प्रतिशत इस प्रतिशत से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो गया। 13 से करेंगे 169 में 13 जाएगा यहाँ पर, फिर 13 और 14 का मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 182 रुपये। तो 140 जब प्रतिशत विक्रय मूल्य है यानी 40% लाभ जब लेना है तो उस समय विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 182, और जब 30% लाभ हो रहा था उसमें विक्रय मूल्य कितना है 169। आपको बिल्कुल भी डाउट लगे आप वीडियो को फिर से देख लेना रिपीट करके, मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सोल्यूशन यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। 182 आ गया। अब ध्यान से देखो आप 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 182 रुपये। ये पूछा है कितने प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा पहले वाले विक्रय मूल्य से। तो पहले आप डिफरेंस इनका ले लीजिए, डिफरेंस कितना आ जाएगा 69, 79, 3, 13 आ गया।
किसके सापेक्ष निकाला है, इसके सापेक्ष निकाला है। 169 आप नीचे कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 13, मतलब 100/13 हो गया। और 100/13 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.69, यहाँ पे हम राउंड करके लिख लेंगे, तो 7.69% ये वाला सेकंड वाला हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल इसी तरह से आप लोग शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं, और उस तरह से तो बाकी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमारे पास जो टाइम होता है ना लिमिटेड होता है, हमें उतने टाइम में ही सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। आप सोचिए 35 क्वेश्चन मैथ, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। ठीक है, इसके बाद 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस वाले हैं, और टोटल टाइम कितना आपके पास है, 90 मिनट है। तो थोड़ा सा आपको स्पीड जो है बढ़ा के रखना होगा। यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, 35-40 मिनट, 35 क्वेश्चन मतलब ये 18 क्वेश्चन करने में। तो आपको 35 क्वेश्चन आपको समझ लो कि कर लेना है 35-40 मिनट में, इससे ज़्यादा 40 मिनट या 45 मिनट 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और मैंने आपको जितनी भी ट्रिक बताई है ना, मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन आपको करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि 10 सेकंड में होने वाले थे, यानी ओवरऑल मुझे लगता है कि 30 मिनट में आप लोग 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस से हमारा सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग टाइम बचा के रखेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन जो आप बड़े होंगे या नहीं कर पाए होंगे उनको आप बाद में कर सकते हैं उस टाइम में। बाकी आपको क्वेश्चन सभी करने हैं, कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं, और यही प्रैक्टिस आपका जो है Tier 2 के लिए भी काम देगा आगे। इसीलिए भी आप मैथ वाला प्रैक्टिस सेट अच्छे से देख लीजिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। अब देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर भी आप क्या करिए, जो क्रय मूल्य है उसको आप 100 मान लीजिए। आया समझ में? उसको आपने 100% मान लिया। 17% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि 117 ये विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, हमने छूट किस पे दिया होगा? अंकित मूल्य पे दिया होगा ना। तो आप मान लीजिए अंकित मूल्य हमारा यहाँ पर X रुपये है, और उस अंकित मूल्य पर हमने कितना छूट दिया है, 30% छूट दे दिया हमने, तो हमको कितना मिलेगा? 70% मिलेगा। कितने में से? आउट ऑफ 100% में से। ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? जो हम बेचते हैं जिस मूल्य में वो विक्रय मूल्य होता है, जो अंकित करते हैं वो अंकित मूल्य होता है। हमने अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट दे दिया, हमारे पास 70% ही मूल्य मिलेगा अंकित मूल्य का। तो हमने अंकित मूल्य का 70% निकाला, ये बराबर होगा विक्रय मूल्य के, और विक्रय मूल्य हमने यहाँ पर 117 लिख रखा है। अंकित क्रय मूल्य को 100% मान लिया, तो विक्रय मूल्य हमारा 117% हो गया। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा फाइनली, अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो 167.14 167.14 रुपीज़, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया। अब ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर हमने क्रय मूल्य कितना मान रखा है? 100%। ठीक है, कुछ गलत हुआ ना? क्या गलत हुआ? ये हमारा रुपए नहीं बल्कि प्रतिशत में आएगा, क्योंकि ये हमारा प्रतिशत में है। ठीक है, और ये भी हमारा प्रतिशत में है, ये भी हमारा प्रतिशत में, लेकिन ये प्रतिशत इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारा यहाँ पर 7/10, ये 1% यहाँ पे बचेगा ना। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे ना, यहाँ पर रुपए में नहीं बल्कि जो हमारा अंकित मूल्य है ये हमारा प्रतिशत में आएगा, 167.14%। और पूछा क्या है कि वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। क्रय मूल्य उसका 100% है, और अंकित मूल्य कितना हो गया? 167.14%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 67.14%। ठीक है, तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बाकी आप लोग लॉन्ग मेथड से करेंगे तो 2 मिनट आपका खा जाएगा, और गारंटी नहीं कि आपका आंसर सही आए। ठीक है, आपने अंकित मूल्य को माना, सॉरी क्रय मूल्य को माना 100, विक्रय मूल्य हो गया 117, इसको बराबर कर देंगे अंकित मूल्य के 70% के। तो अंकित मूल्य का जो 70% आप निकालेंगे, इसको किसके बराबर किया है आपने? 117% विक्रय मूल्य के, तो आपका अंकित मूल्य भी प्रतिशत में आएगा। और इसी को हम डायरेक्टली जो है इसमें से क्रय मूल्य वाला जो 100% उसको माइनस कर लेंगे, तो हमारा अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है। हम ऐसे ही करते हैं ना, जितना प्रतिशत अधिक होता है इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा अंकित मूल्य कितना आ जाएगा वापस से? 167.14%। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आगे देखो आप, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात है 5, 5, 8। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर तो समान भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? तो कैसे करेंगे हम लोग? मान लीजिए भुजा कितनी हो गई, 5A और 8A हो गया। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, 2 भुजाएं इसकी बराबर है। मान लीजिए जो भुजाएं बराबर है, ये हो गया 5A, ये हो गया 5A, और इसको मान लीजिए आप 8A। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे लंबाई गुणे आधार। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, लंबाई नहीं, लंब कहना चाहिए था। लंब कैसे निकालेंगे? अगर हम यहाँ से लंब डालें, चूँकि ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये बिल्कुल मीडियन की तरह हो जाएगा, सामने वाली भुजाओं को जस्ट डिवाइड करेगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ 4A हो जाएगा। ठीक है, ये लंब है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से ये लंबाई निकाल सकते हैं। ये लंबाई कितना हमारा आ जाएगा? आप लोग भी सॉल्व करते रहेंगे। तो ये लंबाई हमारा आ जाएगा 3A। आप लोग करके देख लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को आता होगा। कैसे करेंगे इसको? इसका जो मान होगा, इसको मान लेते हैं A बोल दिया हमने, यहाँ पर B बोल दिया हमने, C बोल दिया, यहाँ पे D बोल दिया। तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा? बराबर, ये हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, इसके सामने की भुजा। तो 5A स्क्वायर माइनस कर देंगे ये माइनस 4A का होल स्क्वायर, 25A स्क्वायर और 16A स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 9A स्क्वायर आ जाएगा। और 9 मतलब हो गया 3, 3, 3 त्रिक का 9 होता है, और A इंटू A, तो AD कितना यहाँ से आ जाएगा? 3A। आया आप सभी को समझ में? ठीक है, तो समान भुजाओं की लंबाई पूछा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। लंब कितना आ गया? 3A। आधार कितना है? अब देखिए आधार ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, हम इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 8A से कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो 2 चौके 8 और 4 तिया 12, 12A स्क्वायर, और यहाँ पर 12 है। 12 12 कैंसिल आउट, A स्क्वायर आ गया 1, तो A कितना आ जाएगा? 1। ठीक, समान भुजाएं कितनी है? 5A 5 हैं, तो 5 इंटू 1 कर देंगे तो 5। तो समान भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं देना। 1 मिनट में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, जो लोग थोड़ा सा स्लो करेंगे उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपका 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, और कुछ क्वेश्चन आपके 5 सेकंड के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 10 सेकंड के हैं सॉल्व होने लायक। मैंने करके आपको दिखाया है। एक व्यक्ति है, आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे की यात्रा की? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मान लेते हैं कि उसने T घंटा यात्रा की होगी। T घंटा, ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इसका मतलब हो गया कि T घंटे तक वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता रहा, और टोटल कितनी दूरी उसने तय करी होगी? 35 में हम T से गुणा कर देंगे। भाई 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और हमने मान लिया कि इस चाल से वह T घंटे तक चलता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 35T हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? फिर आगे देखिए आप, शेष जो दूरी है वह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और समय कितना हो जाएगा शेष? 10 माइनस T। टोटल समय 10 घंटे है, उसमें से T घंटा हमने खर्च कर दिया 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में। तो उस समय जो दूरी चलेगा वह दूरी बराबर होगी, क्योंकि आधी यात्रा बोला है ना। आधा मतलब क्या हुआ? आधा डिस्टेंस, और बाकी वाले आधे डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो पहले का जो आधी दूरी होगा, T घंटे तक ट्रेवल किया 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 35T। और जो शेष आधी दूरी होगी जिसमें 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, समय कितना हो जाएगा? कुल समय में से हम T घंटा T को माइनस कर देंगे, 10 माइनस T। ये रिलेशन सभी को समझ में आ गया? यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा T का मान 6.5 घंटे। ये क्वेश्चन भी आपका 10 सेकंड का है, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे हमें ये रिलेशन लिखना है।
नेक्स्ट देखो आप पी क्यू के निवेश का अनुपात 4:5 है। पी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, क्यू 2 वर्ष के लिए। पी और क्यू के लाभ का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर महीने में दिया होता है तो हम टोटल महीना ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर दिया हो किसी ने 1 वर्ष के लिए किया है इन्वेस्ट, किसी ने 1.5 वर्ष के लिए किया, तो उसको हम 12 महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं कि पहले के लिए 12 महीना, दूसरे के लिए 12 6 18 महीना। कहीं पे हो सकता है दे दे 17 महीना। जैसे आप बोलेंगे 1.5 वर्ष तो हम 1/2 वर्ष भी लिख सकते हैं या फिर 3/2 वर्ष भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, महीने में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको ऐसे बोल दे 13 महीना बोल दे, 15 महीना बोल दे, 17 महीना बोल दे, तो वहाँ पे फिर आप लोग वर्ष को महीने में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे वर्ष ही है, ठीक है। तो ये आप 4:5 है, तो इसको आप मान लीजिए 4x और इसको मान लीजिए 5x। P का 4x और Q का 5x राशि है। ये कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रेशियो निकालना है। ये कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक। यहाँ पर देखिए आप x से कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। तीसरा वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 35 में, अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, सुमित उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? मैंने कैसे बताया था आप सभी को कि आप क्या करेंगे, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है आप ये निकाल लीजिए। 8 दिन में पूरा कार्य कर देगा तो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 1/8 हो जाएगा अमित का। इसी तरह से सुमित का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 48 ले लीजिए आप। अगर एलसीएम निकालने में दिक्कत हो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका। 8 से 48 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, तो 8 6 14 हो गया, नीचे हो जाएगा 48। 2 7 14 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 2 24 हम 48, 7/24। ये हमारा पी और क्यू का मिला करके एक दिन का कार्य है। और हमसे पूछा गया है कि पी और क्यू अमित और सुमित मिलकर के पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये हमारा एक दिन का कार्य है, इसको उल्टा कर दीजिए आप 24/7, ये टोटल हमारा दिनों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया? हमें इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ज़्यादा समय लेता है उसके कार्य करने की क्षमता कम होती है और जो कम समय लेता है उसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर इन्वर्ट करके ही ऐड करेंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक दिन का कार्य अमित का, एक दिन का कार्य सुमित का, इनको ऐड कर देंगे, टोटल हमारा एक दिन का कार्य कितना आ गया 7/24। एक दिन का कार्य है तो कुल कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, इसी को हम उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, 24/7 डेज। तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल 35 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। इसी तरह से हम लोग दूसरा इसके आगे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और वहाँ पर भी हम लोग 35 क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। बाकी अब रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का भी आप प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए आगे भी। और बिल्कुल मैं 100% तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों 99% तक कह रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन में Tier 1 से लेकर के Tier 2 तक के लिए पूरी एफर्ट, पूरी कोशिश करूँगा। तो ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली सीरीज के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।